नमस्कार। एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने एक बार फिर से इराक में पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। कोरोना वायरस महामारी और कुछ राजनीतिक समूहों में लड़ाई का फायदा उठाते हुए आईएस ने इराक में अपने हमले तेज कर दिए हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है आईएस ने अब दुश्मन के क्षेत्र में हमलों को अंजाम देने के लिए आतंक का अधिक पारंपरिक रूप अपनाया है। आपको बता दें, इराक ने दिसंबर 2017 में आईएस पर जीत की घोषणा की थी। आतंकवादी समूह ने समारा के मध्य शहर के पास रात में हमला किया, जिसमें 10 इराकी सैनिकों की मौत हो गई। यह हमला हाल के महीनों में सबसे घातक हमलों में से एक था। आपको बता दें, हमलों में सुधार और संगठित प्रकृति आईएस के नए नेता अबू इब्राहिम अल हाशिमी अल कुरैशी के प्रभाव की वजह से हुई, जिसने अबू बकर अल बगदादी की मौत के बाद आतंकवादी समूह का नेतृत्व संभाला है। वहीं ब्रिटेन के लंदन में एक चांद का टुकड़ा बिक रहा है। बताया जा रहा है कि इसका वजन 13.5 किलो है। इस टुकड़े की शुरुआती कीमत 2 मिलियन पाउंड यानी कि करीब 19 करोड़ रुपए रखी गई है। लंदन स्थित नीलामी घर क्रिस्टी ने इसे नीलामी के लिए रखा है। कहा जा रहा है कि चंद्रमा की चट्टान एक क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु के साथ टक्कर के बाद टूट गई होगी, जिससे यह टुकड़ा सहारा के रेगिस्तान में आ गिरा। इसे NWA 12691 नाम दिया गया है। यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला चंद्रमा का 5वां सबसे बड़ा टुकड़ा माना जा रहा है। आधिकारिक तौर पर पृथ्वी पर 650 किलोग्राम चांद के टुकड़े हैं, जिसमें यह टुकड़ा शामिल है। इस टुकड़े का आकार फुटबॉल के बराबर है। क्रिस्टी के विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास के प्रमुख जेम्स ने बताया कि आपके हाथों में ऐसा टुकड़ा रखने का मौका है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। वहीं चीन के एक शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने सोमवार को आगाह किया कि देश में कोरोना वायरस के लौटने का खतरा बरकरार है, क्योंकि बीते 2 हफ्तों में स्थानीय स्तर पर 10 क्षेत्रों में इसके नए मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि रविवार को कोरोना वायरस के 3 नए मामलों की पुष्टि हुई। ये तीनों मामले विदेश से चीन पहुंचे थे। इसके अलावा 13 ऐसे मामले सामने आए जिनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे। इन मामलों में 2 विदेश से आए थे। एनएचसी ने कहा कि रविवार तक 962 उन मामलों को निगरानी में रखा गया जिनमें बीमारी का कोई लक्षण नहीं दिखा था। इनमें 98 मामले विदेश से आए। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक एनएचसी के प्रवक्ता मी फेंग ने कहा कि प्रांत स्तरीय 10 क्षेत्रों में पिछले 14 दिन में स्थानीय तौर पर प्रसार के नए मामले या फिर ऐसे मामले आए जिनमें कोई लक्षण नहीं था। उन्होंने कहा कि यह बताता है कि महामारी के प्रसार का खतरा अभी भी बरकरार है। दुनिया भर में लॉकडाउन में रियायत जारी करने के बीच कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसमें मामूली गिरावट आई है, पर कुछ देशों में इसका तेजी से इजाफा जो है वह भी देखा जा रहा है। अब तक विश्व में 35,40,354 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,47,054 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 11.47 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा की अगर बात करें तो 11,74,902 पर पहुंच चुका है, जबकि मरने वालों की जो संख्या है वह 68,109 हो गई। रूस में कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को यहां कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले मिले, जो कि एक दिन में अब तक सर्वाधिक है। रूस में कुल मरीजों की संख्या 1,34,687 पर पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 58 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 1,428 हो चुका है। लेकिन राहत की बात है कि हाल के दिनों में मृत्यु दर में कमी आई है। वहीं पाकिस्तान में हर दिन कोरोना संक्रमण के हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को भी 1,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए
और अभी तक की अगर बात करें तो करीब 460 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के युवाओं को सलाह दी कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें इस्लामी इतिहास से जुड़ी किताबें पढ़नी चाहिए। इमरान ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान नौजवान पेड़ लगाएं और इस्लाम से जुड़ी अपनी जानकारी को बढ़ाएं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान ने अपने ट्विटर हैंडल से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक वीडियो क्लिप शेयर किया। उस वीडियो में लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान सरकार की तरफ से पेड़ लगाने के जरिए देश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का मौका देने की बात कही गई। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों को लॉकडाउन के दौरान फिराज अल खतीब की किताब लास्ट इस्लामिक हिस्ट्री रिक्लेमिंग मुस्लिम सिविलाइजेशन फ्रॉम द पास्ट पढ़नी चाहिए। दुनिया भर में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है और ऐसे में कुछ भारतीय नागरिक सिंगापुर में फंसे हैं जिनको कोरोना हो गया है। सिंगापुर के भारतीय दूतावास ने भारतीय राजदूत ने 4,800 भारतीयों को कोरोना की पुष्टि की बात कही। आपको बता दें दुनिया भर में ऐसे हजारों भारतीय फंसे हैं जिन्हें भारत लाने पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से लोगों से अपील की कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मीडिया को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि देश को 3 जोन में बांटा गया है। हम सब जानते हैं कि पूरी दिल्ली को केंद्र सरकार ने रेड जोन में रखा है। दिल्ली के लिए रेड जोन में काफी कम रियायतें हैं, तो हम केंद्र की गाइडलाइन के इतर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि कल केंद्र सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से हमने छूट दी। आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि कुछ जगहों पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की और भगदड़ मच गई। आप खुद सोचिए इससे नुकसान किसका होगा। अगर इनमें से किसी को कोरोना हो गया तो इससे आपको ही नुकसान होगा। अगर आपकी दुकान के आगे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम फॉलो नहीं हुए तो दुकान को हम सील कर देंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कुछ दुकानों पर अफरा तफरी देखी गई। अगर हमें सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों के उल्लंघन के बारे में जानकारी मिलती है तो उस इलाके को सील करना पड़ेगा और छूट वापस ले ली जाएगी। कल केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने भी छूट दी। जो केंद्र सरकार ने कहा भाई ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, उसके हिसाब से हमने दी। आज मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। कुछ दुकानों के सामने मैंने देखा कि इतनी भीड़ लग गई, लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे। कुछ दुकानों के सामने अपने लोग बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी, भगदड़ मच गई। इससे किसका नुकसान हो रहा है? आपका ही नुकसान हो रहा है, आप ही बीमार पड़ोगे। आप सोच के देखो कि अगर आप उस भगदड़ में थे और उसमें 2-4 लोगों को मान लो कोरोना था, आपको भी हो जाएगा, क्या फायदा होगा? आपकी जिंदगी खतरे में, आपके परिवार के लोगों को हो जाएगा उसके बाद। तो क्यों इस तरह का रिस्क मोल लेते हो? क्यों इस तरह की गतिविधि करते हो? जहां जहां आज लोगों ने इस तरह की हरकत की, सही नहीं किया। कसम खा लो कि कल से हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, कल से हम इस तरह की भगदड़ नहीं करेंगे, कल से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो, कल से क्यों, अभी से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो करेंगे, कहीं भगदड़ नहीं करेंगे। ये कोई मैं अपने लिए तो थोड़ी कह रहा हूं, मैं अपने आपके लिए कह रहा हूं, आपकी सेहत के लिए कह रहा हूं, आपकी जिंदगी के लिए कह रहा हूं। उधर मध्य प्रदेश के गुना में लॉकडाउन के दौरान एक मजदूर परिवार को स्कूल के शौचालय में क्वारंटीन करने का मामला सामने आया है। दरअसल राजस्थान से अपने गांव टोडरा आने पर पति और पत्नी को पंचायत ने स्कूल के शौचालय में क्वारंटीन करा दिया। हालांकि यह जानकारी मीडिया को लगते ही अधिकारियों ने तुरंत परिवार को स्कूल में शिफ्ट कर दिया। अब जिम्मेदार मामले की पड़ताल कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। शौचालय वाला मामला ये है कि एक भैया लाल नाम का व्यक्ति है, ये ग्राम पूरा बरेठा तहसील नरसिंहगढ़ में का रहने वाला है और यहाँ उसकी ससुराल थी। तो इस ससुराल में इसका एक भाई भी रहता है यहाँ।
भाई रहता था, तो भाई तो एक्सपायर हो गया, और उसकी एक भाभी है और एक बच्चा है। उन बच्चों के साथ भाभी एक सिंगल कमरे में रहती हैं, वो भी कच्चा घर है मतलब। तो ये रात में आया, तो रात में उनने अलाउ नहीं किया, गांव वालों ने भी अलाउ नहीं किया कि तुम बाहर से आया है, अभी तू बाहर रह। तो ये फिलहाल स्कूल परिसर में, स्कूल की जगह में किचन सेट के पास आके रुक गया ये रात में। सुबह फिर हम लोगों ने यहाँ से दल को पहुँचाया, तो उसकी जांच करवाई, करवा के इसको स्कूल में रख दिया है फिलहाल के लिए, ठीक है ना। और स्कूल के पास में वो बाथरूम था, तो बाथरूम गया होगा, या जो भी घटना हुई हो वो तो नहीं मालूम, लेकिन बाथरूम गया होगा, उसी समय किसी ने वीडियो बना लिया किसी। उधर पश्चिम बंगाल में प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए कम से कम 37 राशन डीलरों को गिरफ्तार किया, तो वहीं पुलिस ने 42 अन्य लोगों के लाइसेंस को रद्द कर दिया। इन लोगों पर पीडीएस वस्तुओं के दुरुपयोग में कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। पुलिस की तरफ से बताया गया कि राशन के मुद्दे पर फर्जी खबर बनाने और प्रसारित करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस मामले में ट्विटर पर कहा कि अप्रैल महीने में 21,200 राशन की दुकानों से 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। दरअसल राज्य भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आउटलेट्स के बाहर झड़प की शिकायत मिल रही थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि पीडीएस आउटलेट्स पर राशन का सही से वितरण नहीं हो रहा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सितंबर तक राज्य में 7.5 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त खाने और राशन की घोषणा की है। पंजाब के अमृतसर के चांद एवेन्यू के रहने वाले सरपंच अलग तरीके से राशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो वहीं अमृतसर के चांद एवेन्यू में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर राशन लेने पहुंचे ये लोग खुश हैं। दरअसल सरपंच के राशन बांटने से पहले समाज सेवी संस्था का एक युवक सैनिटाइज लेकर हाथ साफ करवाता है और फिर जरूरतमंद लोगों के घर में जितने मेंबर हैं उतने मास्क दिए जाते हैं और उसके बाद जरूरतमंद लोग खुद आटा, दाल, चीनी, नमक उठाते हैं और अपने घर में बैठे लोगों का पेट भरते हैं। आपको बता दें, यहां सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। ये मेरे इलाके दे और मेरे इलाके दे ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਕੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 40,000 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਤਰ ਇਹਦਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ सोशल डिस्टेंस। उधर राजस्थान के सीकर में एक मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाले रतनलाल सैनी का संकट की घड़ी आ पड़ी है और उसके 24 साल के जवान बेटे की दोनों किडनियां खराब हो गई है और युवक की मां मुन्नी देवी किडनी देने के लिए तैयार है, लेकिन ग्रुप मैच नहीं हुआ। संयोग से दूसरा किडनी डोनर तैयार हो गया। क्रॉस मैच में युवक की मां मुन्नी देवी डोनर को किडनी देगी और अहमदाबाद का डोनर रतनलाल के 24 साल के बेटे को किडनी देगा। लेकिन कभी पानी पूरी का ठेला निकालकर तो कभी निर्माण कार्य पर मजदूरी कर परिवार का पेट पालने वाला रतनलाल जो है वह उसके सामने सबसे बड़ा संकट 15 से 20 लाख रुपए का जुगाड़ करना है, जो अहमदाबाद के डॉक्टर्स ने उसके बेटे योगेश की किडनी ट्रांसप्लांट का खर्चा बताया है। लड़के का नाम है योगेश कुमार सैनी, जो उम्र है उनकी 24 वर्ष। जो पहले जयपुर में इनका इलाज करवाया था, तो फिर वहाँ उनका कम से कम 15-20 रोज वहाँ इलाज चला। उसके बाद अहमदाबाद गए थे। अहमदाबाद जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि इनका तो इतना खर्चा 15-20 लाख रुपये लगेंगे। तो मैं एक मजदूर आदमी हूँ और मेरे कोई है नहीं, ऐसा है मेरे से। तो आपने सरकार से, प्रशासन से, जिला कलेक्टर से, इनसे भी मांग की है क्या आपने? मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उनसे कि मेरी आर्थिक मदद करें। आप घर में कितने सदस्य हैं? 2 बच्ची, एक लड़का है और यानी 5 सदस्य हैं। घर में आप ही है कमाने वाले? कमाने वाला मैं हूँ। क्या काम करते हैं? ये रेडी का ठेला चलाता हूँ, वैसे मजदूरी करता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम है रतनलाल सिंह।
अगली खबर समाना शहर के सरायपति चौक से है, जहां दिन दहाड़े गोली मारकर पुलिस के पूर्व अधिकारी ब्रह्म प्रकाश और उसके बेटे सन्नी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। हमलावर ने पहले ब्रह्म प्रकाश के साथ हाथापाई की, उसके बाद चौक पर आकर उसको और उसके बेटे को गोली मार दी। हमलावर गोली के कारतूस उठाकर फरार हो गया और यह सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई। वहीं यूपी के अयोध्या में शराब की दुकानों के खुलने पर दवा से ज्यादा शराब की दुकानों पर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। यही नहीं, हालात ये रहे कि लोग सोशल डिस्टेंस को भूलकर शराब को ऐसे खरीद रहे थे जैसे कोई बड़ी चीज हाथ लग गई हो। सोशल डिस्टेंस को तार तार होते हुए देख जिला प्रशासन के आला अधिकारी एडीएम सिटी वैभव कुमार और सीओ सिटी अरविंद चौरसिया को मैदान में उतरना पड़ा और शराब खरीद रहे लोगों को सोशल डिस्टेंस का पाठ पढ़ाना पड़ा। आज लॉकडाउन 3 का पहला दिन है। हमारे उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार हम लोग फील्ड में हैं, पूरा भ्रमणशील हैं। सुबह से ही पूरा एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। जो दुकानें खुलने का विषय है उसमें जो है शराब की दुकानें हैं, अन्य दुकानें भी हैं। तो अभी डीएम साहब उसमें जो आदेश जारी करेंगे उसके हिसाब से हम लोग कंप्लायंस कराएंगे। शराब की दुकानें खुल गई हैं, वो सुबह 10 बजे से खुली हैं, लेकिन कल से ही हम लोग इसमें तैयारी कर लिए थे। हमारे एसएसपी साहब के आदेशानुसार हम लोग रस्सा, बल्ली, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करके वहाँ पे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं। पूरा 5 लोगों की पेंटिंग कराए हैं, 5 लोग ही लाइन में लग रहे हैं। उसके अलावा जो लोग लग रहे हैं उनको हिदायत दिया जा रहा है साइड में रहें, लाइन में अनावश्यक ना खड़े हों। इस तरह से ये कंप्लायंस पूरी तरह कराया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं लगाएं, रुमाल बांध के, गमछा बांध के टेम्परेरी चले आए हैं शराब पीने, उनको भी टोका टाकी किया जा रहा है। वहीं यूपी के बहराइच जिले में आज शराब की छूट मिलने पर मदिरा प्रेमियों का जमावड़ा शराब की दुकान के बाहर लग गया। देखते ही देखते वहां पर भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। ऐसे में सरकार के नियम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए ना तो वहां कोई पुलिसकर्मी तैनात था और ना ही आबकारी टीम का सदस्य। ऐसे में शराब लेने आए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर शराब ले रहे थे। हम लोगों के द्वारा जैसे जनपद का सारा स्टाफ और इसके अलावा चीनी मिलों में तैनात सब इंस्पेक्टर्स और डिस्टिलरी में तैनात जितने भी स्टाफ हैं सबको लगा दिया गया है और सारी टीमें इस समय क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और सब जगह सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के लिए हम लोग तत्पर हैं और लगातार जो है भ्रमणशील भी हैं। शराब की दुकानों के लिए क्या गाइडलाइन जारी किया, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये चलेंगी? सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक दुकानें संचालित रहेंगी। उसके बाद 7 बजे के बाद कोई दुकान नहीं खुली जाएगी। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि लोग ओवर रेटिंग पे बेच रहे हैं, तो क्या इसके लिए कोई कार्रवाई का प्रावधान है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए प्रावधान है। अगर हमारे पास इस तरह कोई शिकायत प्राप्त होती है तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन 2 समाप्त हो चुका है और अमेठी कोरोना जीरो डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में बरकरार है। अमेठी में आज से सभी दुकानें खुली हैं, जिसके लिए 3 सेक्टरों में इसे बांटकर समय निर्धारित किया गया। फिलहाल सोशल डिस्टेंस के साथ दुकानें खुलेंगी। इन सब मामलों को लेकर हमारी एएनबी न्यूज की टीम ने व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल से खास बातचीत की। लॉकडाउन 2 समाप्त हो चुका है। आज से लॉकडाउन 3 का पहला दिन है। बात की जाए अमेठी की तो अमेठी कोरोना जीरो डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में अभी भी बरकरार है। शासन के द्वारा निर्देश दिया गया है कि हमें कुछ न कुछ दुकानें खुलेंगी, जिसमें से कुछ इनको जो है 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। हम आपको बता दें अमेठी अभी भी ग्रीन जोन में बरकरार है। इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों में अभी भी कोरोना का खौफ है। यहाँ पे कुछ दुकानें खुली हैं, मिली जुली दुकानें खुली हैं, कुछ दुकानें बंद हैं। लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार की दुकानें कैसे खोली जाएं, इसका क्या शेड्यूल है। जबकि शासन के द्वारा डीएम महोदय के द्वारा आदेश जारी हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल जी हैं। इनसे हम बात करते हैं कि जो आदेश दिया गया है कोविड-19 को लेके फेज़ 3 में, इसमें आप लोगों को, व्यापारियों को क्या हिदायत देते हैं और क्या आपके द्वारा दिशा निर्देश है? सर्वप्रथम हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिला प्रशासन और शासन को, जिन्होंने अमेठी को ग्रीन जोन होने के उपलक्ष्य में जो सुविधाएं दी है व्यापारियों और आम जनता को, वो बहुत ही सराहनीय है।
उसके उपरांत हम व्यापारियों से यही अपील करना चाहते हैं कि जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई है, समयबद्ध तरीके से दुकानें खुलेंगी। 3 चरणों में उसको विभाजन किया गया है, 8 से 6 और 1 से 6 और 1 से 7, इन 3 जोन में बांटा गया है अमेठी ज़िले को व्यापारियों को दुकानें खुलने के लिए। और हम व्यापारियों से यही अपील करना चाहते हैं कि वो इस समयबद्ध तरीके से ही अपनी दुकानें खोलें और बंद करें, जिससे शासन प्रशासन की मदद हो सके और जनता का भी हित हो सके और व्यापारियों तौर पे यही कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम कोरोना से जीत सकते हैं। हमारा अमेठी जो ग्रीन सिटी में है, ग्रीन जोन में है, ये अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं तो ये ग्रीन जोन में बरकरार रहेगा। राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़। वहीं देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते हरियाणा के जींद में कोरोना के केस आने के बाद बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा ने अस्पताल का दौरा किया और इस दौरान विधायक को सीएमओ और पीएमओ ड्यूटी से नदारत मिले, जिसके बाद विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से इस मामले की शिकायत करेंगे और इसी के साथ ही कहा कि इस समय ओपीडी का दबाव नहीं है, फिर भी डॉक्टरों का नदारत होना ये एक गंभीर मामला है। तो आपको बता दें, लगातार देश भर में कोरोना वायरस का जो कहर है वो जारी है। लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हरियाणा के जींद में कोरोना के केस आने के बाद बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा ने अस्पताल का दौरा किया और इस दौरान विधायक को सीएमओ और पीएमओ ड्यूटी से नदारत मिले, जिसके बाद विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से इस मामले की शिकायत की जाएगी और इसी के साथ ये भी कहा कि इस समय ओपीडी का दबाव नहीं, फिर भी डॉक्टरों का नदारत होना ये गंभीर मामला है। तो गोपाल का नाम ले रहे कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति यहाँ पर नहीं है इस समय, और जबकि इस समय तो 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल रहने चाहिए। जो औरों के नाम का पर्चा कहते हैं कि 24 घंटे अवेलेबल रहने चाहिए, वही और उसके आदमी अवेलेबल नहीं। आपकी डीसी वगैरह किसी अभी डीसी साहब से बात हुई है कि वो कह रहे हैं कि सीएमओ साहब तो बाहर है, उनके नोटिस में है, लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं? ना पीएमओ है, मैडम दैया से मैडम राठी, वो भी नहीं है, और अभी डॉक्टर गोपाल का नाम बता रहे हैं, डॉक्टर गोपाल भी नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिम्मेवार व्यक्ति हो जिस समय हॉस्पिटल की स्थिति को संभाल सके, ऐसा कोई भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। और जबकि आज अभी मात्र 20 मिनट पहले ही मुझे पता लगा कि 8 केस कोरोना पॉजिटिव के आए हैं, लेकिन इसमें से पुष्टि 6 की पुष्टि ये लोग कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर हैं और एफएड के कर्मचारी हैं और 4 आंगनवाड़ी वर्कर बता रहे हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है इस समय, व्यवस्था बिल्कुल हॉस्पिटल में बिल्कुल ख़राब है, तो ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो सीएमओ ये कह रहा था कि सबसे बढ़िया मेरी व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर सीएमओ की हालत जीरो है। तो आप जो अव्यवस्था है इसकी शिकायत वगैरह भी करेंगे? इसकी शिकायत तो माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी से की जाएगी कि जो इतना जिस के भरोसे पूरा हॉस्पिटल हो और उसकी अव्यवस्था हो जाए कि हर व्यक्ति, चाहे वो माननीय हेल्थ मिनिस्टर, चाहे हम लोग उन पर भरोसा कर रहे थे कि वो लोग अपनी भूमिका को बड़े अच्छे ढंग से करेंगे, लेकिन उनके आज इस व्यवस्था को देख के लगता है कि उन्होंने तो सिर्फ अपना अखबारों में ही अपनी फ़ोटो खिंचवाने का काम किया, किसी भी लेवल पर काम नहीं किया। इस बात के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज से लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत हो गई है। शासन स्तर से तमाम दुकानों को खोलने की छूट भी जारी है। बस्ती जनपद में तमाम दुकानें आज से खुल गई। जनपद में शराब की सभी दुकानें 10 बजे से 2 बजे तक खोलने का जिला अधिकारी ने आदेश जारी किया। जिला आबकारी अधिकारी नवीन सिंह ने बताया कि शराब की जो भी दुकानें खोली गई उन्हें सख्त निर्देश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में करना है। प्रदेश शासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिस आदेश में आबकारी के संदर्भ में भी ये प्रावधान किया गया है कि समस्त जोनों में आबकारी की दुकानें खोली जाएंगी, कुछ प्रतिबंधों के साथ। बार रेस्टोरेंट नहीं खोले जाएंगे। शराब की दुकानों में जिनमें कैंटीन के प्रावधान हैं उन दुकानों में कैंटीन को प्रतिबंधित रखा जाएगा, कैंटीन नहीं खुलेंगी।
और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूर्ण रूपेण पालन किया जाएगा। इसी क्रम में जिलाधिकारी बस्ती महोदय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें चूँकि बस्ती में धारा 144 लागू है, इस क्रम में एक साथ एक दुकान पर 5 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं आ पाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पालन करते हुए यहाँ से शराब ली जा सकेगी। दुकानों पे हैंड सैनिटाइज़र रखना अनिवार्य है। मास्क विक्रेताओं द्वारा भी मास्क लगाया जाएगा और जो भी क्रेता दुकान पे आएंगे उनके लिए भी मास्क लगाया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनको शराब नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हुआ है। हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के बड़गांव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकवादियों ने सीआरपीएफ पार्टी पर ग्रेनेड हमला किया है और हमले में सीआरपीएफ का एक जवान जो है वह घायल भी हुआ है। हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के बड़गांव से इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी के साथ ही देश दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।